बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राना मोहम्मद आसिफ़ और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम यूनिट 2 एमडी कैट में एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस। आज का दूसरा लेक्चर जो है हमारा वो क्वांटम नंबर्स पर बेस कर रहा है। तो क्वांटम नंबर्स जैसे कि आप सब जानते हैं क्या होते हैं। क्वांटम नंबर्स की हम यहाँ पे दो डेफिनेशन मेंशन कर देते हैं। हम ये कहते हैं ये सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो कि डिस्क्राइब करती हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को विच आर प्रेजेंट इन द एटम। पहली बात हम पहले डिस्कस करते हैं। जी तो बेटा जी हम इसके दो डेफिनेशन करेंगे। पहली डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये है कि a set of numerical values which describes an electron of an atom। यानी क्वांटम नंबर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का एक सेट है जो कि हमें बता रहा है इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में कहाँ पे मौजूद हैं या किस तरह मौजूद हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इनका क्या मतलब है। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का मतलब हमारे पास है कि यहाँ पे ये चार न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बनती हैं। चार वैल्यूज़ में सबसे पहला वाला हमारे पास हम कह देते हैं इसको हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे सैम्पल लिख देता हूँ पहले। एक हमारे पास जो है वैल्यू एन आ गया, दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई एल सेकेंड क्वांटम नंबर, तीसरी वाली आ गई हमारे पास एम और चौथे वाली हमारे पास आ गई पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये चार क्वांटम नंबर्स हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो पहला वाला हो गया हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा वाला हो गया हमारे पास अज़ीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा वाला हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम एम से जाहिर करते हैं। और चौथा वाला हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जी तो बेटा जी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ फोर हमारे पास हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन से रिप्रेजेंट करते हैं, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं इनको हम कहते हैं और ये डिस्क्राइब कर रहे हैं हमारे पास पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या यूँ कह लें कि इलेक्ट्रॉन जो एक एटम के अंदर होते हैं उसको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो हाँ जी, तो ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इन एटम, अब डिस्क्राइब से क्या मुराद है उसको देख लेते हैं। उसके लिए फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है O2 का। ठीक है, क्या क्या मेरे पास है जी, ऑक्सीजन का एक एटम है। ऑक्सीजन एटम में आपको पता है कि हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम होता है इसके पहले शेल के अंदर अगर हम इसका यहाँ पे न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला शेल होगा इस पहले शेल के अंदर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और अगले शेल में यहाँ पे हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो हमारे पास क्वांटम नंबर वैल्यूज़ हैं, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अज़ीमुथल, या हम इनको शॉर्ट फॉर्म में एन एल एम या एस कह देते हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो वैल्यूज़ हैं ये सारी की सारी डिफरेंट होंगी। हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए सारी की सारी वैल्यूज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। तो इस तरह से हर वैल्यू जो है वो हमें बताएगी, जो इन्फॉर्मेशन देगी वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन के बारे में दे रही है। तो इसका मतलब हर क्वांटम नंबर जो है वो हर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। जी, तो इसकी एग्जांपल हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर एक पर्सन, एक फ़र्द या एक शख्स हम कह देते हैं जिस जो अगर किसी गांव में रहता है तो उसको अगर हमें ढूंढना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसके गांव का पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि वो उसके कौन सा पोस्ट ऑफिस है जो कि उस गांव को लग रहा है, या फिर उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी तहसील में है और डिस्ट्रिक्ट उसकी कौन सी है। तो ये सारी बातें हमें पता होगी तो हम उस शख्स का आसानी से पता कर सकते हैं। इसी तरह अगर वो शख्स अगर किसी शहर में रहता है तो उसको अगर ढूंढना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले शहर का नाम पता होना चाहिए। शख्स के बाद फिर उसको आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन से सिटी में रह रहा है, कौन से ब्लॉक में रह रहा है,
कौन से ब्लॉक में रह रहा है, कौन सी कॉलोनी में रह रहा है, कौन से घर में रह रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, इसकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी, अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू भी डिफरेंट होगी, और स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। तो इस तरह से क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अच्छा, क्वांटम नंबर की जो दूसरी डेफिनेशन है, इसको डिफाइन कर लेते हैं। जी, दूसरी डेफिनेशन बेटा जी हमारे पास जो बन रही है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, लिख दी है मैंने। तो हम यहाँ पे कहते हैं अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, a set of numerical values which gives acceptable solutions for Schrödinger wave equation। तो अगर हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यूज़ मिलती हैं वो हमारे पास यहाँ पे जो है उनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू का सेट कह सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास ये दो डेफिनेशंस जो हैं वो क्वांटम नंबर्स की हो सकती हैं। यानी इनको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो उसको हम जो है, ये हमारे पीएमसी सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो इसलिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हम जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो वेव इक्वेशन है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे आपको जो वैल्यूज़ मिलेंगी, इसमें हमारे पास ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो सकता है, अजीमुथल क्वांटम नंबर हो सकता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना, ये हमारे पास ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने से ऑब्टेन नहीं होता, तो इसकी वैल्यूज़ ऑब्टेन नहीं होती। तो यहाँ पे आपके पास एक एमसीक्यूज़ भी बनता है बच्चों, इस चीज़ को बस ज़रा याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास। तो यहाँ पे इन चारों क्वांटम नंबर में से कौन सा क्वांटम नंबर है, विच क्वांटम नंबर इज़ नॉट ऑब्टेन्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ पे जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को के सॉल्यूशन के बाद हमारे पास इसका आंसर के तौर पे ऑब्टेन्ड नहीं होता। यानी इसमें हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर है जिसकी वैल्यू हमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने पर ऑब्टेन्ड नहीं हो रही। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है जी। अब तक मैंने आपको ये बताया कि क्वांटम नंबर्स की दो डेफिनेशंस हैं। एक हम कहते हैं सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विच डिस्क्राइब्स एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। ठीक है, यानी ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हो गई, इलेक्ट्रॉन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बता रही होती हैं, वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हम क्वांटम नंबर्स का नाम देते हैं। दूसरा हम ये कह देते हैं कि अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विच गिव्स एक्सेप्टेबल सॉल्यूशंस फॉर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के लिए जब हम ये वेव इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस के तौर पे हमारे पास ये ऑब्टेंड होती हैं। इसमें हमारे पास जो स्पिन क्वांटम नंबर है ना वो नहीं ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा क्वांटम नंबर है जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन के तौर पे ऑब्टेंड नहीं होगा, वो आपने यहाँ पे याद रखना है, दैट इज़ स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे ये टाइप्स की तरफ। हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, अजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर है। तो चलिए इन्हें डिटेल से देखते हैं आगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे आपने एक और चीज़ याद रखनी है, ये PAL है। PAL का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बाकी तमाम क्वांटम नंबर्स को कंट्रोल कर सकता है। यानी कि ये तमाम का यूँ समझ लें कि ये तमाम ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये एक तरह से हेड है बाकी तमाम क्वांटम नंबर्स का। जैसे प्रिंसिपल एक इदारे का सरबराह होता है और वो तमाम जो नीचे वाले मुलाजमीन होते हैं या अपने चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, इसी तरीके से जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये बाकी तीन क्वांटम नंबर्स को कंट्रोल कर सकता है। या यूँ कह लें कि ये जो बाकी तीन क्वांटम नंबर्स हैं वो इस क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये हमें ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है या शेल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, या फिर इसको हम कह देते हैं ये हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। जी, तो हमें ये जो क्वांटम नंबर है ना वो इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ऑर्बिट या शेल के बारे में, सर्कुलर पाथ भी कह देते हैं इसको, या फिर इसको एनर्जी लेवल भी कह देते हैं। हायर बुक्स में या हायर लेवल्स पे जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें हमें ऑर्बिट या शेल की बात नहीं करते, बल्कि वो वहाँ पे एनर्जी लेवल्स की बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके लेवल पे रहते हुए मैं ऑर्बिट और शेल दोनों का जिक्र करूँगा। अच्छा, और कभी कभी एनर्जी लेवल का भी जिक्र कर सकते हैं वहाँ यहाँ पे। अच्छा, इसके साथ साथ ऑर्बिट क्या होता है, शेल क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ऑर्बिट जो है ना हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं
टू डायमेंशनल जो पाथ होगा उसको हम ऑर्बिट का नाम दे देते हैं। इसी तरह जो थ्री डायमेंशनल पाथ होगा उसको हम शेल का नाम दे देते हैं। ओके, और इसी तरह से हम कह देते हैं जो हमारे पास सिर्फ एक सर्कुलर पाथ है, गोल जिसको हम राउंड पाथ कह देते हैं, वो हमारे पास ऑर्बिट होगा। और जैसे हमारे पास सफेरिकल पाथ होगा उसको हम शेल का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास शेल जो है वो थ्री डायमेंशनल होगा और ऑर्बिट जो है ये हमारे पास जी, यहाँ पे याद रखिएगा ऑर्बिट जो है ये एक सर्कुलर पाथ है। और ये इसका जो कंसेप्ट था ये बोवर ने दिया था। ये टू डायमेंशनल होते हैं सर्कुलर पाथ, और इसमें जो एनर्जी होती है ये कांस्टेंट होती है। जबकि जो शेल है ये एक सफेरिकल पाथ है और इसका कंसेप्ट श्रोडिंगर और डायरेक ने दिया था। थ्री डायमेंशनल पाथ होता है सफेरिकल, एक थ्री डायमेंशनल पाथ होता है, और इसमें हमारे पास जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं होती, या यूँ कह लें एनर्जी जो है वो वेरी करती है, तब्दील होती है, चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों में से बेहतरीन लफ्ज़ कौन सा है हमारे पास? तो अगर हम हाई लेवल की बुक्स को स्टडी करते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो ज़्यादातर जो है वो शेल जो है उसका इस्तेमाल किया जाएगा वर्ड का, या फिर एनर्जी लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो हम अपने लेवल पे रहते हुए इन तीनों वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के वैल्यू के हवाले से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है इसको हम एन से, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वैल्यू है नॉन ज़ीरो इंटीग्रल पर मुश्तमिल होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये 1 2 3 से लेकर इन्फिनिटी तक जा सकती है। 1 का मतलब क्या होगा? अगर हमारे पास यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब है हमारे पास यहाँ पे जो शेल होगा वो हमारे पास के होगा। ठीक है, और अगर 2 लिखा हुआ है तो हमारे पास यहाँ पे एल शेल हो सकता है। 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास शेल कौन सा होगा? एम शेल होगा। और अगर हमारे पास यहाँ 4 लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमारे पास शेल कौन सा होगा? वो एन शेल होगा। ठीक है, एंड सो ऑन, इसी तरह से ये इन्फिनिटी तक वैल्यूज़ जो है वो इंक्रीज। स्टूडेंट्स अब ये देखें हमारे पास ऑर्बिट या शेल का कंसेप्ट कहाँ से आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर हमारे पास हम कहते हैं साथ एक और लाइन, ये जो लाइंस हैं इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? दीज लाइंस आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस। इनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। जी, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हमारे पास अगर ये सिंगल लाइन है तो इसको हम स्पेक्ट्रल लाइन कहते हैं, और अगर ये काफ़ी सारी लाइंस इकट्ठी हों तो इसको हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी स्पेक्ट्रल सीरीज़ होती हैं, जैसे लेमन सीरीज़ हो गई, बामर सीरीज़ हो गई। तो फ़र्ज़ कर लें ये जो बनी हुई है इसको हम लेमन सीरीज़ का नाम दे देते हैं। जी, तो हमारे पास यहाँ पे इस पहली सीरीज़ को हम लेमन सीरीज़, दूसरी को बामर, तीसरी पास्कन, फिर इसके बाद ब्रैकेट एंड फंड सीरीज़। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये सीरीज़ आ रही हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो सीरीज़ है इसमें जो पहली लाइन होती है इसको हम नाम दे देते हैं एच अल्फ़ा लाइन। ठीक है, दूसरी वाली लाइन जो होती है उसको हम नाम दे देते हैं एच बीटा लाइन। फिर इसके बाद अगली जो लाइन होगी उसको हम नाम दे देंगे गैमा, एच गैमा लाइन। ठीक है, इसी तरह से ये लाइन जो है वो आगे बढ़ती रहती। और इस तरह ये स्पेक्ट्रल लाइंस बनती कैसे हैं? तो इसको आपने याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो ऑर्बिट में हम ये कह देते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक ये फ़र्ज़ कर लें कि न्यूक्लियस है, और इसके बाद ये हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट, फिर इसके बाद हम कह देते हैं ये हमारे पास ये सेकंड ऑर्बिट हो गया, उसके बाद ये थर्ड ऑर्बिट, ये शेल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा? स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। अब स्पेक्ट्रल लाइंस हमारे पास दो तरह से बन रही होती हैं कि अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से या हायर शेल से लोअर ऑर्बिट की तरफ या लोअर शेल की तरफ जंप करेगा तो उससे वो एनर्जी रिलीज़ करेगा, तो इससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वो हमारे पास ब्राइट लाइंस बनेंगी। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इनर शेल से आउटर शेल या इनर ऑर्बिट से आउटर ऑर्बिट की तरफ जंप करता है तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक
ठीक है। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो इस तरह से हमारे पास जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी वो हमारे पास डार्क कलर की बनेंगी। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताता हूँ। इसकी एप्लीकेशन तो बहुत सारी हैं, तो हम यहाँ पे चंद एक को डिस्कस करते हैं। तो इसकी पहली एप्लीकेशन है हमारे पास कि हमें रेडियस ऑफ ऑर्बिट के बारे में बता रहा होता है। जी, तो हाइड्रोजन एटम के रेडियस के बारे में कैसे पता चलेगा, तो यहाँ हमारे पास एक फार्मूला है 0.529 आर्मस्ट्रांग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है। यानी हमारे पास अगर ये फर्स्ट शेल है तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास ये होगी 1। ठीक है, एन की वैल्यू हमारे पास पहले शेल के लिए क्या होगी 1। तो यहाँ पे अगर आप 1 अप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रेडियस है वो निकल आएगा 0.529। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 2 अप्लाई करते हैं तो 2 का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2.11। तो सेकंड ऑर्बिट जो है उसका रेडियस हमारे पास आ जाएगा 2.11। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जैसे ऑर्बिट इसकी एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि अगला शेल जो है हमारे पास थर्ड है तो एन की वैल्यू 3 होगी। तो उसका रेडियस अगर आपने फाइंड करना है तो आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के ज़रिए से रेडियस ऑफ ऑर्बिट का पता चल जाएगा। जी, तो दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास है एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिट को फाइंड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो -13.315 है। तो इसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हर ऑर्बिट की एनर्जी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास ऑब्टेन हो जाएंगी, निकलती आएंगी। तीसरी एप्लीकेशन हमारे पास है साइज़ ऑफ ऑर्बिट। तो अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू पता है तो हम साइज़ ऑफ ऑर्बिट को बता सकते हैं। ये जो कह लें कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे साइज़ ऑफ ऑर्बिट भी इंक्रीज़ होता जाएगा। जैसे फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पे अगर एन की वैल्यू 1 है तो हमारे पास जो ऑर्बिट होगा वो यहाँ पे न्यूक्लियस के करीब होगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर एन की वैल्यू 2 है तो हमारे पास ये सेकंड ऑर्बिट जो होगा ये आ जाएगा, न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी इसका बढ़ता जा रहा है और ये इसका साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। इस तरह थर्ड ऑर्बिट, ठीक है, एन की वैल्यू 3 होगी और अगर एन की वैल्यू 4 होगी तो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ ऑर्बिट आएगा। तो फोर्थ ऑर्बिट थोड़ा सा ओवरलैप होता है थर्ड ऑर्बिट को, इसने ओवरलैप किया होता है। ठीक है, थोड़ा सा। तो इस तरह से जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइज़ ऑफ ऑर्बिट भी बढ़ता जाएगा। जितनी एन की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी उतना ही ऑर्बिट का साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। फोर्थ एप्लीकेशन जो हमारे पास है उससे हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट पता चलते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। ठीक है, 2n का स्क्वायर, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसमें हम ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास k शेल है, k शेल के लिए जो n की वैल्यू है वो हमारे पास होती है 1। ठीक है, अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1 होगा तो आंसर क्या आएगा 2। तो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होंगी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एल शेल है सेकंड वाला। तो एल शेल में हमारे पास जो एन की वैल्यू होती है वो 2 होती है। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं 2n स्क्वायर तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। तो 2 का स्क्वायर 4 के बराबर आ गया, तो 4 टू द 8। तो सेकंड शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 आ गए सेकंड ऑर्बिट में। ठीक है, के के बाद हमारे पास आ गया एम शेल, के एल एम। एम शेल में हमारे पास एन की वैल्यू होगी 3। ठीक है, अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 3 है तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे पुट करें 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 टू द 18। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए 18। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास जो है फोर्थ वाला शेल एन शेल है। तो एन शेल में हमारे पास जो वैल्यू होगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वो 4 होगी। तो 4 टू द 16, 16। पांचवी एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो है कि जो हमारे पास नंबर वो हमें पीरियड नंबर के बारे में बता रहा होता है। यानी फिफ्थ एप्लीकेशन हमारे पास है नंबर ऑफ शेल इज़ इक्वल टू द पीरियड नंबर। अब जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम को देखें अगर हम, तो सोडियम में जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगले शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं
और उससे अगले शेल में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप और से देखें इसमें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ शेल हैं 3। तो इस तरह से जो हमारे पास सोडियम है वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है या पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है। तो इसी तरह से हम इस चीज़ को देखते हुए एलिमेंट्स का पीरियड नंबर डिटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बाकी क्वांटम नंबर्स को बारी बारी डिस्कस करेंगे।